आज हम एक ऐसे रहस्य की दुनिया में जा रहे हैं जो हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर है, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने चाय में, नींबू पानी में या दूध में चीनी घोली है। चम्मच से हिलाते हैं और वो गायब हो जाती है। लेकिन क्या वो सच में गायब हो जाती है या फिर कहीं छिप जाती है? तो चलिए चीनी के इस रोजमर्रा की गायब होने के रहस्य से ही अपनी आज की पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें पदार्थ यानी मैटर की बनावट को समझने से मिलता है। बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों के बीच दो तरह के विचार थे। कुछ का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के एक ठोस टुकड़े जैसा होता है, मतलब बिल्कुल अखंड, जिसमें कोई खाली जगह नहीं होती। वहीं दूसरों का कहना था कि नहीं, पदार्थ तो रेत की तरह है, मतलब छोटे छोटे अलग अलग कणों से मिलकर बना है। तो सही कौन है? क्या पदार्थ एक सॉलिड ब्लॉक है या फिर छोटे छोटे कणों का ढेर? चलिए इसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही आसान सा प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रयोग कुछ ऐसा है। हम एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेंगे, उसे आधा पानी से भर देंगे और पानी कहाँ तक है उस लेवल पर एक निशान लगा देंगे। फिर हम उसमें थोड़ा नमक या चीनी डालकर घोल देंगे और आखिर में हमें बस ये देखना है कि पानी के लेवल के साथ क्या होता है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल। जब नमक या चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाती है, मतलब गायब हो जाती है, तो क्या पानी का लेवल ऊपर जाता है या नीचे आता है, या फिर वहीं का वहीं रहता है? और जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बदलता, वो उसी निशान पर बना रहता है जहां वो पहले था। लेकिन भई ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो नमक गया तो गया कहाँ? तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर नमक गया कहाँ? इसका जवाब उन जगहों में छिपा है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। और यहीं पर हमारी मदद करती है पदार्थ की पार्टिकल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी पदार्थ एक सॉलिड ब्लॉक जैसा नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे कणों से बना होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन कणों के बीच में खाली जगह होती है। तो हमारे प्रयोग में असल में क्या हुआ? नमक के कण गायब नहीं हुए, वो तो बस पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाकर फिट हो गए, समा गए। इसे ऐसे सोचिए जैसे कंचों से भरे एक जार में अगर रेत डालें तो रेत उन कंचों के बीच की खाली जगह में भर जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि पदार्थ कणों से बना है, लेकिन अब एक नया और उससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये कण आखिर कितने छोटे होते हैं। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि कण मौजूद हैं, पर क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने छोटे हैं? मतलब उनकी छोटाई का कोई अंदाजा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक और शानदार प्रयोग देखते हैं। हम पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 दाने लेंगे और उन्हें 100 मिलीलीटर पानी में घोल देंगे। फिर उस रंगीन पानी में से सिर्फ 10 मिलीलीटर निकालेंगे और उसे 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिला देंगे। और इस प्रोसेस को हम 5 से 8 बार दोहराते रहेंगे। और नतीजा क्या होता है? ये कमाल है। इतनी बार पानी में मिलाने के बाद भी, मतलब घोल को इतना पतला करने के बाद भी, पानी में हल्का ही सही पर रंग बना रहता है। तो इस प्रयोग से हमें क्या पता चलता है? ये हमें एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाता है जो सच में हमारी कल्पना से भी परे है। जरा सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बस कुछ दानों में इतनी ताकत होती है कि वो लगभग 1000 लीटर पानी जैसी बड़ी मात्रा को भी रंग सकते हैं। सिर्फ कुछ दाने और 1000 लीटर पानी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से दाने में लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण होते हैं, और हर बार जब हम उसमें और पानी मिलाते हैं तो ये कण और छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर पूरे पानी में फैलते जाते हैं। और पता है, ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, यही चीज गंध के साथ भी काम करती है। अगर हम सिर्फ 2 मिलीलीटर डेटॉल के साथ ये प्रयोग करें तो बार बार पानी मिलाने के बाद भी डेटॉल की महक आती रहती है। ये साबित करता है कि गंध के कण भी इसी तरह फैलते हैं। ये सब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर लाता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, वो हमारी कल्पना से भी परे छोटे होते हैं। तो अगली बार जब आप पानी में चीनी घोलें तो याद रखिएगा कि आप एक अदृश्य दुनिया को काम करते हुए देख रहे हैं, कणों की दुनिया। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी नजरों से परे इस सूक्ष्म दुनिया में और क्या क्या हो रहा होगा। कभी सोचा है कि गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक कैसे पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की नहीं? चलिए
आज हम पदार्थ की इसी छिपी हुई दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी कैसे है। हाँ, तो ये हमें सीधे ले जाता है पदार्थ की एक छुपी हुई दुनिया में। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो हमारा पहला सुराग ये जुड़ा है खाली जगहों से। कभी सोचा है कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो आखिर जाती कहाँ है? गायब हो जाती है ना? ये तो हम सबने किया है ना? एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक डाला, घोला और गायब। पर पानी का लेवल तो उतना का उतना ही रहता है। तो सवाल ये है कि ये चीनी गई तो गई कहाँ? और इसका राज है ये पदार्थ के कणों के बीच में ना स्पेस होता है, खाली जगह। तो होता क्या है कि चीनी के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की उसी खाली जगह में जाके फिट हो जाते हैं। कमाल है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, और ये है निरंतर गति का रहस्य। इससे हमें ये समझ आएगा कि भाई अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में अपने आप कैसे फैल जाती है। ये एक्सपेरिमेंट भी बड़ा सिंपल है। एक कोने में बिना जली अगरबत्ती रखिए। उसकी महक के लिए बिल्कुल पास जाना पड़ता है ना? पर जैसे ही उसे जलाते हैं, बूम, खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब साफ है, खुशबू वाले कण वो चलकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। वो एक जगह टिके नहीं रहते। और यही चीज सिर्फ हवा में नहीं, पानी में भी होती है। देखिए, 2 बीकर हैं, एक में स्याही की बूंद डाली, दूसरे में शहद की, और बिना हिलाए भी वो अपने आप धीरे धीरे फैलने लगते हैं। मतलब कण लगातार घूम रहे हैं। अब आता है असली मजा। अगर यही काम हम गर्म पानी में करें तो ये कण और तेजी से भागते हैं। यही वजह है कि गर्म चाय में चीनी झट से घुल जाती है, जबकि ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लगता है। गर्मी से उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। तो ये है हमारा दूसरा बड़ा खुलासा। पदार्थ के कण वो कभी रुकते नहीं, वो लगातार घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इसी मूवमेंट की एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। और जब 2 अलग अलग चीजों के कण अपने आप इस तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, यानी विसरण। और अब याद आया हमारा सबसे पहला सवाल, गरम खाने वाला। बस यही जवाब है। गर्मी की वजह से खाने की महक वाले कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से डिफ्यूज होकर हम तक पहुंचते हैं। ठीक है, 2 सुराग मिल गए। अब बारी है हमारे आखिरी और तीसरे सुराग की, अदृश्य बल का रहस्य। ये हमें बताएगा कि क्यों लोहा इतना मजबूत है और चॉक इतनी आसानी से टूट जाता है। इसे एक खेल की तरह समझिए। अगर लोग सिर्फ उंगलियों से एक दूसरे को छुएं तो उन्हें अलग करना बहुत आसान है। हाथ पकड़ें तो थोड़ा मुश्किल, और अगर बाहों में बाहें डाल लें तो बहुत मुश्किल। पदार्थों के कण भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उनके बीच भी एक पकड़ होती है, और यही वजह है कि रबर बैंड खिंच जाता है, चौक का टुकड़ा टूट जाता है, और लोहे की कील, उसे तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। इन सब के कणों के बीच की जो पकड़ है, जो आकर्षण है, वो अलग अलग है। लोहे के कणों ने एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो ये रहा हमारा तीसरा और आखिरी सुराग। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये आकर्षण बल, ये खींचने की ताकत हर पदार्थ में अलग अलग होती है। तो हमारे पास तीनों सुराग आ चुके हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो ये हैं पदार्थ के 3 बड़े रहस्य जो हमने आज खोले। नंबर 1, कणों के बीच स्पेस होता है। नंबर 2, ये कण कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। और नंबर 3, ये कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। बस इन्हीं 3 नियमों पर हमारे आसपास की पूरी दुनिया टिकी है। तो अब जब ये 3 नियम पता चल गए हैं तो एक आखिरी पहेली सुलझाते हैं। सवाल ये है कि गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को कैसे काट पाता है? सोचिए, कौन सा सुराग यहां काम आएगा? बिल्कुल सही, सुराग नंबर 3। पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन उनका आकर्षण बल वो इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए गोताखोर आसानी से उस बल को तोड़कर पानी को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, अगर पदार्थ के सभी कण हमेशा लगातार बेतरतीब ढंग से घूमते रहते हैं, तो क्या दुनिया में कोई भी चीज सच में स्थिर है? क्या कभी कुछ सच में रुकता है? इसके बारे में सोचिए। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब पदार्थ है, लेकिन ये कितने अलग अलग रूपों में मौजूद है। सोचिए,
एक कुर्सी, ग्लास में रखा पानी और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब एक ही चीज के अलग अलग चेहरे हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? चलिए आज पदार्थ की इन्हीं अवस्थाओं के रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक किताब, एक गिलास दूध और एक गुब्बारे में भरी हवा, ये 3 बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली चीजें हैं, है ना? इनमें आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही दिलचस्प भी। ये सभी पदार्थ हैं, बस फर्क इतना है कि ये पदार्थ की 3 अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद हैं। और यही आज हमारा विषय है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे चारों ओर पदार्थ क्या है। फिर हम ठोस, तरल और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को एक एक करके देखेंगे और आखिर में इन सब की तुलना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर चीजें इन अलग अलग रूपों में यानी ठोस, तरल या गैस में क्यों मौजूद होती हैं? मजे की बात यह है कि इसका जवाब उनके अंदर ही छिपा है। देखिए, पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं कुछ और नहीं बल्कि बस वो अलग अलग तरीके हैं जिनसे कोई पदार्थ बना है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जो सबसे छोटे कण हैं यानी पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो चलिए पहली अवस्था के बारे में जानते हैं, ठोस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कठोर और निश्चित होते हैं। हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें शायद ठोस ही हैं। ठोसों के कुछ खास गुण होते हैं। उनका एक निश्चित आकार और साफ सुथरी सीमाएं होती हैं। जैसे एक किताब या एक पत्थर को ही देख लीजिए, उनका आयतन यानी वे जितनी जगह घेरते हैं वो भी एकदम फिक्स होता है और उन्हें दबाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए तो वे इतने कठोर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, रबर बैंड के बारे में क्या? उसे खींचने पर तो उसका आकार बदल जाता है, तो क्या वो एक ठोस है? इसका जवाब है हाँ, वो बिल्कुल एक ठोस है। रबर बैंड बल लगाने पर अपना आकार बदलता तो है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं वो वापस अपने असली आकार में आ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बल लगा देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए अपना आकार नहीं बदलेगा। अच्छा, एक और पहेली है, चीनी या नमक के बारे में क्या ख्याल है? जब हम उन्हें अलग अलग जार में रखते हैं तो वे तो जार का आकार ले लेते हैं, तो क्या वे ठोस हैं? यहाँ पर जो राज है वो ये है कि हमें पूरे ढेर को नहीं बल्कि उसके एक एक दाने को देखना है। चीनी या नमक का हर एक छोटा क्रिस्टल अपने आप में एक ठोस है जिसका आकार हमेशा निश्चित रहता है, चाहे हम उसे किसी भी बर्तन में रखें। और ठोसों के बारे में एक आखिरी सवाल, स्पंज। ये एक ठोस है लेकिन हम इसे आसानी से दबा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका रहस्य स्पंज की अपनी बनावट में है। इसमें ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा फंसी रहती है। तो जब हम इसे दबाते हैं तो हम असल में ठोस को नहीं बल्कि उसी हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ठोस के बारे में हमारी समझ अब बिल्कुल साफ है। चलिए अब अगली अवस्था पर चलते हैं, तरल, यानी वो चीजें जो बह सकती हैं, जैसे कि पानी, दूध या जूस। तरल पदार्थ जो हैं वो ठोस से बहुत अलग होते हैं। इनका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता। इन्हें आप जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेंगे, लेकिन हाँ, इनका आयतन निश्चित होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये बह सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। तरल पदार्थों की एक और दिलचस्प खूबी है विसरण यानी डिफ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब है चीजों का आपस में घुल मिल जाना। ठोस, तरल और यहाँ तक कि गैसें सभी तरल पदार्थों में फैलकर घुल सकती हैं। एक बढ़िया उदाहरण है वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस का पानी में घुलना। और जानते हैं, इसी वजह से पानी के जीव जंतु और पौधे जिंदा रह पाते हैं। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि तरल पदार्थों में विसरण की दर ठोस की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तरल अवस्था में कण जो हैं वो ज्यादा आजादी से घूमते हैं और उनके बीच ठोस के कणों की तुलना में ज्यादा जगह भी होती है। और अब हम आते हैं पदार्थ की तीसरी और सबसे गतिशील अवस्था पर, गैस। ये विस्तृत और मुक्त होती है। आपने कभी किसी गुब्बारे वाले को एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे भरते देखा है? बस यही गैसों के एक खास गुण को दिखाता है। गैसों के गुण इन्हें ठोस और तरल दोनों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। इनका न तो कोई अपना आकार होता है, न ही कोई निश्चित आयतन। ये तो बस फैलती जाती हैं और ये फैलती भी बहुत तेजी से हैं।
गैसों की इसी उच्च संपीड्यता का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसी गुण के कारण गैस की एक बहुत बड़ी मात्रा को एक छोटे से सिलेंडर में दबाकर भरा जा सकता है, जैसे कि हमारे घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी गैस या फिर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी। गैसों के तेज विसरण का सबसे बढ़िया उदाहरण जानते हैं? रसोई में पकता हुआ गर्मागर्म खाना, जिसकी महक हम तक पल भर में पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन की सुगंध के कण हवा में मिलकर बहुत तेजी से सफर करते हैं। गैस के कणों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और उनके बीच जगह भी खूब होती है। तो हमने ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं को अलग-अलग समझ लिया है। चलिए अब इन्हें एक साथ रखकर इनकी तुलना करते हैं ताकि इनके बीच का अंतर और भी साफ हो जाए। ये तालिका तीनों अवस्थाओं के अंतर को एकदम साफ दिखाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ठोस सबसे ज्यादा व्यवस्थित और स्थिर है, तरल कहीं बीच में आता है, थोड़ा स्थिर थोड़ा आजाद, और गैस सबसे ज्यादा बेतरतीब और मुक्त है। ये सब कुछ उनके कणों की गति और उनके बीच की दूरी का ही खेल है। अब जब हम इन तीनों अवस्थाओं को समझ चुके हैं तो एक आखिरी सवाल आपके लिए। हमने जाना कि ठोस ज्यादा घने होते हैं, लेकिन फिर बर्फ, जो पानी का ही ठोस रूप है, वो पानी पर तैरती क्यों है? इसका जवाब भी इसी विज्ञान में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि बर्फ, पानी और भाप ये तीनों दिखने में इतने अलग हैं पर हैं एक ही चीज? चलिए आज पदार्थ के इसी छुपे हुए जीवन की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये एक ऐसी पहेली है जो हमारे चारों तरफ है। हम रोज उन चीजों को देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी इतने छोटे स्तर पर जिसे हम देख भी नहीं सकते, आखिर चल क्या रहा है। तो आज चलिए पता लगाते हैं। इन बदलावों को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों से: ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड और गैस। तो ये सब ना इन नन्हे नन्हे कणों यानी पार्टिकल्स का ही खेल है। बर्फ में वो सब एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए हैं, पानी में वो एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, और भाप में अरे वहां तो वो पूरी तरह से आजाद घूम रहे हैं। तो फिर असली सवाल ये है, जब हम गर्मी बढ़ाते हैं तो इन पार्टिकल्स के साथ आखिर होता क्या है? इसका जवाब छिपा है एनर्जी, मोशन और बंधनों को तोड़ने की कहानी में। तो ठीक है, अब जरा आंच बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे बर्फ की ये शांत दुनिया पानी में तब्दील हो जाती है। जैसे जैसे हम गर्मी देते हैं, हम असल में इन पार्टिकल्स को डांस करने के लिए और एनर्जी दे रहे होते हैं। वो और तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, इतना तेज कि आखिरकार वो अपने बंधनों से ही आजाद हो जाते हैं। ये जो गलनांक है ना, इसे एक तरह का ब्रेकिंग पॉइंट समझिए। ये वो तापमान है जहां कणों के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी ठोस बनावट को तोड़कर आजाद हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी गलनांक पर कुछ बहुत ही अजीब होता है, एक ऐसा रहस्य जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। जरा सोचिए, हम लगातार गर्मी दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर की सुई आगे बढ़ ही नहीं रही, वो अटक गई है। तो फिर वो सारी हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? और ये रहा उस रहस्य का जवाब, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, बल्कि पार्टिकल्स के बीच के बंधनों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, उसमें 0 डिग्री की बर्फ से ज्यादा एनर्जी होती है। कमाल है ना? और ये सब उस छुपी हुई ऊष्मा का ही कमाल है। और बिल्कुल यही चीज 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर होती है। इसी वजह से 100 डिग्री की भाप से जलना 100 डिग्री के उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस भाप में वो सारी एक्स्ट्रा छिपी हुई एनर्जी होती है। लेकिन रुकिए, टेम्परेचर इस खेल का अकेला खिलाड़ी नहीं है। आइए देखते हैं कि जब सीन में प्रेशर यानी दबाव की एंट्री होती है तो क्या होता है। इसको ऐसे समझिए कि आप पार्टिकल्स को एक छोटी सी जगह में इतना जोर से दबा रहे हैं, इतना कस रहे हैं कि उनके पास एक दूसरे के करीब आकर लिक्विड बनने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचता। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस। ये कुछ और नहीं, बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर में दबाकर ठोस बना दिया गया है। पर ड्राई आइस का एक और राज है, एक ऐसा राज जो हमें पदार्थ के सबसे अजीबोगरीब बर्ताव की ओर ले जाता है, और इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ये विज्ञान की दुनिया का एक मैजिक ट्रिक जैसा है,
जहां कोई ठोस चीज बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाती है। बीच का स्टेप गायब। और इसीलिए तो इसे ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि जब ये गर्म होती है तो पिघलकर गीला नहीं करती, ये तो सीधा हवा में उड़ जाती है गैस बनकर। तो अगली बार जब ड्राई आइस से धुआं निकलता देखें तो याद रखिएगा, वो धुआं नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है, यह सब तापमान और दबाव के बीच एक डांस जैसा है। तापमान पार्टिकल्स की स्पीड तय करता है और दबाव उनके बीच की दूरी। और ये रहा परिवर्तन का पूरा चक्र, पिघलने से लेकर ऊर्ध्वपातन तक और फिर से वापस। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक लगातार चलने वाला साइकिल। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर तापमान और दबाव किसी भी चीज को बदल सकते हैं, तो फिर किसी भी पदार्थ की नॉर्मल अवस्था कौन सी है? या जो हम नॉर्मल समझते हैं वो बस इस विशाल ब्रह्मांड की अनगिनत संभावनाओं में से एक है? सोचने वाली बात है ना? खैर, इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज ना एक ऐसे रोजमर्रा के रहस्य को सुलझाते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की, मतलब चीजों के गायब होने के पीछे का जो साइंस है उसकी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। पानी बस गायब हो जाता है ना? जैसे कोई जादू हो। पर भाई, ये जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ठीक है, चलिए फिर इस गायब होने वाले करतब के पीछे के साइंस को समझते हैं। ये सब कुछ ना पार्टिकल्स यानी कणों की मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पानी को भाप बनने के लिए उबलना जरूरी नहीं है। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, और यही चीज इसे इतना स्पेशल बनाती है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है जो लगातार हिलते डुलते रहते हैं, और इस मूवमेंट का मतलब है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। अब मजे की बात यह है कि किसी भी लिक्विड की सतह पर कुछ पार्टिकल्स दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं। सोचिए कि ये सबसे एनर्जेटिक, सबसे फुर्तीले पार्टिकल्स हैं। इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये अपने साथियों का अट्रैक्शन तोड़कर हवा में, कह सकते हैं, भाग जाते हैं, और यही भागे हुए पार्टिकल्स वाष्प यानी वेपर बन जाते। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोसेस को तेज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। असल में 4 मेन फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए तो ज्यादा पार्टिकल्स को भागने का मौका मिलेगा, जैसे हम कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो पार्टिकल्स को और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, वो और तेजी से भागेंगे। हवा की रफ्तार तेज कर दीजिए तो वो भाप बने पार्टिकल्स को उड़ा कर ले जाएगी, जिससे नए पार्टिकल्स के लिए जगह बन जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर हवा में पहले से ही बहुत नमी मतलब ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब इवेपोरेशन का एक और कमाल का, हैरान करने वाला असर है, ये चीजों को ठंडा करता है। ये इसकी एक असली सुपर पावर है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये एहसास हम सब ने महसूस किया है कि नहीं? जब नेल पॉलिश रिमूवर स्किन पर लगता है या पसीना सूखता है तो एक ठंडक सी महसूस होती है। इसका कारण भी इवेपोरेशन ही है। तो होता ये है कि जब कोई लिक्विड भाप बनता है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी वो अपनी सतह से लेता है, मतलब हमारी स्किन से। अब क्योंकि सबसे गर्म या कह लें सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स तो गर्मी लेकर उड़ जाते हैं, इसलिए पीछे जो सतह बचती है उसका एवरेज टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। और यही बात है, आसपास से एनर्जी का ये सोखना उस जगह को ठंडा कर देता है ना कमाल? ये तो जैसे नेचर का अपना एयर कंडीशनर है। अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ ही गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये गर्मियों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। ये एक बहुत ही कॉमन सलाह है जो हम सब ने सुनी है कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, पर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? इसका जवाब भी सीधा सीधा इवापोरेशन से जुड़ा है। देखिए, कॉटन यानी कपास पसीने को बहुत अच्छी तरह सोख लेता है। जब ये पसीना हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो तेजी से इवेपोरेट होता है, और जैसा कि हमने अभी अभी सीखा, इवेपोरेशन शरीर से गर्मी खींचता है, जिससे हमें ठंडक और आराम महसूस होता है। सिंपल। ये रहा एक और मजेदार एग्जाम्पल।
अक्सर लोग गरम चाय या दूध को प्लेट में डालकर पीते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ साइंस का कौन सा नियम काम कर रहा है? बिल्कुल सही, ये वही सरफेस एरिया वाला फैक्टर है। प्लेट का जो सरफेस एरिया होता है वो कप से कहीं ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा लिक्विड हवा के कांटेक्ट में आता है, इवेपोरेशन तेजी से होता है और चाय झटपट ठंडी हो जाती है। तो अगली बार जब कोई गीले कपड़े को सूखते हुए देखे या पसीने में ठंडक महसूस हो तो याद रखिएगा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि पार्टिकल्स का एक खूबसूरत डांस है। अपने आसपास की दुनिया को इस साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू कीजिए, पता नहीं कितने ही और रहस्य मिलेंगे।